हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ऐसा माहौल बना हुआ है कि चुनावी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्मार्ट सिटी के स्मार्ट विधायक विशाल नेहरिया हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वो चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या मुद्दे रहने वाले हैं धर्मशाला के, क्योंकि स्मार्ट सिटी है, नाम दिया गया स्मार्ट सिटी, परंतु कितनी स्मार्ट वो बन पाई है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेहरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद एक्सप्रेस टीवी में। थैंक यू। तो सबसे पहले कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है कि 2022 के जो चुनाव हैं, जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें कैसी रहेगी भाजपा की स्थिति? निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रहेगी और इस बार रिवाज बदलने वाला है। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसके लिए हमारा भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से तैयार है और एकजुटता के साथ हम लोग इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने के लिए काम करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता वर्तमान में जो जयराम सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे फिर से रिपीट करवाएगी, क्योंकि ऐतिहासिक कार्यकाल जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के बीच में इस सरकार का हिमाचल प्रदेश में रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत से मुद्दे रहे हैं, क्योंकि ये सही आपने बोला कि चलो रिवाज बदलना चाहिए, क्योंकि 5 साल का जो 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, तो अब तीसरा एक विकल्प भी उभर कर आ रहा है। हालांकि हम उस पर अभी इतना नहीं जाएंगे, परंतु रिवाज बदल जाए उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम पहले होते थे उसी तरह से चल रहा है। ऐसा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जिससे कि रिवाज बदलेगा? बिल्कुल, देखिए आप हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लिया। हिमाचल प्रदेश की उस देवतुल्य जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पहले ऐसे निर्णय नहीं लिए गए। आज आप देखिए, पहले की सरकार में 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगती थी। आज वही पेंशन जो है वो 60 वर्ष के लिए कर दी गई है। आज हिमाचल प्रदेश में उन गरीब परिवारों के लिए सहारा बनकर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खड़े हैं। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है काम करने के लिए, परिवार में बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर के ऊपर है, ऐसे व्यक्ति को सहारा योजना के तहत एक सुरक्षा पेंशन दी है और 3000 रुपये प्रति महीने उस व्यक्ति के परिवार को दिया जा रहा है। इसके साथ में उन गरीब परिवारों के लिए भी खड़े हुए, जिन गरीब परिवारों में आज दिन तक गैस कनेक्शन जैसी चीज नहीं थी, उन्हें निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। लगभग 3.5 लाख ऐसे परिवार हिमाचल प्रदेश में हमारे सामने आए हैं जिनको ये सहयोग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला। इसके साथ में आप देखिए, कई ऐसा विपरीत परिस्थितियां परिवार में आ जाती थी, कोई बीमार होता था और बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, उन परिवारों के लिए भी हिम केयर कार्ड योजना चलाई और आज लगभग 250 करोड़ रुपया जो है एक वर्ष के अंदर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बीच में हमारी प्रदेश सरकार ने खर्च किया उन गरीब लोगों की बीमारी के इलाज के लिए। इसके साथ साथ में आप देखिए, डेवलपमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, ऐतिहासिक काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुए हैं। इसी कड़ी में अगर आप धर्मशाला की बात करें तो आप देखिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धर्मशाला के बीच में करोड़ों रुपए की योजनाएं जो है वो धरातल पर उतारी गई है, शिलान्यास रखे गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन भी हुए और उनके इनॉग्रेशन भी हुए हैं। और मैं इसमें आपको ये भी जरूर बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने रखा था और उनका उद्घाटन भी उन्हीं के कमलों से, उन्हीं के द्वारा जो किया गया है। तो हम लोग सिर्फ दावे करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों ने जो बातें कही हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए मेहनत करके दिखाई है। 2 चीजें इससे निकल कर आई हैं जो आपने जितना आपने ये गिनाया है। अगर देखा जाए तो गैस कनेक्शन की आपने बात की है, अभी स्थिति बहुत खराब है। जिस तरीके से प्राइस राइज हो रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, तो जो गैस कनेक्शन दिए गए कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए एक तरह से उनको ये भी लगा है कि गैस कनेक्शन तो दे दिए पर तेल महंगा कर दिया, वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से उनको चूल्हों की तरफ जाना पड़ रहा है। एक तो वो क्वेश्चन आ गया। दूसरा, इसमें ये भी आप जैसे शिलान्यास की बात कर रहे हैं या फिर उद्घाटन की बात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि एंड में
जब ये उपचुनाव हो गए उसके बाद जाकर जो है वो सारे शिलान्यास या काम में तेजी आई, तो उपचुनावों में 4 सीटों पे हारी, उसके बाद जो है शिलान्यास हुए, उद्घाटन करवाए जा रहे हैं, तो एकदम हड़बड़ी आई। तो ऐसा क्या डर था कि आने वाले समय में शायद विधानसभा चुनाव में हार ना हो? दोनों विषयों के ऊपर जरूर बात करना चाहूँगा। अभी आप देखिए कि जिन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए थे, उन परिवारों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि अब हम उन्हें जो है गैस सिलेंडर भी देने की व्यवस्था करके देंगे और बजटरी प्रोविजन इसके लिए करके दिया है। और इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं तेल महंगा, इस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है और आप देखेंगे कि पिछले 4-4.5 वर्षों में खाद्य पूर्ति विभाग के माध्यम से हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का करोड़ों रुपया बचाने का प्रयत्न किया है और काम को लेकर ट्रांसपेरेंसी हम लोग उसमें लेकर आए हैं। ये भी सत्य है कि महंगाई जो है एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ रही है, पर इस पर नियंत्रण पाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार, वर्तमान जयराम ठाकुर की सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और इसके साथ साथ में एडिशनल सपोर्ट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के वासियों को कई योजनाओं के तहत हम लोग देने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप शिलान्यास को लेकर कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस विषय में धर्मशाला की ही बात करूंगा ज़्यादातर। धर्मशाला में कई ऐसे शिलान्यास हैं जो वर्ष 2018 में रखे गए थे, 2019 में भी रखे गए, 2020 में भी रखे गए, 2021 में भी रखे गए और 22 में भी रखे गए। 18 से लेकर जो प्रोजेक्ट्स रखे गए थे उन कामों को आज हमने इनोग्रेट भी कर दिया वर्ष 2020 और 2021 में। तो आप इसको उन जो हाल ही में हुए जो हमारे उपचुनाव है उनके दृष्टिकोण से नहीं आकलन कर सकते हैं। हाँ, कई ऐसे काम हैं, उन कामों में हम लोगों ने तेजी जरूर लाई है ताकि उन कामों को फटाफट एग्जीक्यूट करके जो है लोगों को समर्पित कर दिया जाए ताकि उसका सीधा सीधा लाभ जो है लोगों को मिल सके। ठीक है, बात करते हैं धर्मशाला की कि धर्मशाला की तरफ हम बढ़ी गए थे। तो धर्मशाला की बात करें तो स्मार्ट सिटी के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हालांकि काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हुए, परंतु ऐसा लगता है कि अभी स्मार्ट सिटी पूरी तरह से आने में कितना वक्त लग जाएगा, क्या चीज़ें हैं जो कि अभी प्रायोरिटी पे हैं और इतना टाइम लग क्यों रहा है? क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के माध्यम से होना था, पीएमसी बनाई गई थी और पीएमसी के माध्यम से वहाँ पर जो भी उन्होंने अपना स्टाफ जो है वो वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ डिप्यूट करके रखा था, सर्वेज हुए और इनिशियल स्टेज पे तो इसका ये डिसीजन हुआ था कि मात्र उसमें 3 वार्ड जो है नगर निगम के वो लिए गए थे। उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि हमारे नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं वो सभी वार्ड्स को ऐड किया जाए। द्वारा उस पर फिर से उस पर नोटिफिकेशन हुई थी कि हमारे नगर निगम के जितने भी 17 के 17 वार्ड हैं उन सभी वार्ड्स में जो प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग वहाँ पर काम करेंगे, स्मार्ट सिटी का पैसा लगेगा और लगभग 350 करोड़ रुपए के काम जो है आज वहाँ पर उसके काम फ्लोट कर दिए गए हैं और उसमें 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूट करके जो है लोगों को समर्पित कर चुके हैं, धर्मशाला की देवतुल्य जनता को। और इसके साथ में कई 150 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में चले हुए हैं, वहाँ पर टेंडर फ्लोटेड है और उनके काम जो चल रहे हैं। आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा काम आप देखेंगे हमारा जो सीवरेज की व्यवस्था है वो सबसे सुदृढ़ है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने उसको उतारा है। और इसके साथ में आप देखेंगे हमारे जितने भी वॉकवेज हैं, जो हमारी स्ट्रीट्स थी, उन सभी स्ट्रीट्स में हम लोगों ने उनको इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ कनेक्ट किया है, चाहे छोटी गलियां थी चाहे बड़े रास्ते थे। इसके साथ में आप देखिए पार्क्स का बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर बनाने का अभियान शुरू किया था, आज हमारे पार्क्स बनकर तैयार हो गए। सेल्फी पॉइंट एक हमने इसकी स्मार्ट सिटी के अंदर तैयार करवा के दिया है। इसके साथ साथ कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर हम लोगों ने स्मार्ट क्लासरूम शुरू की है और लगभग 10 ऐसे हमारे धर्मशाला के बीच में स्कूल हैं। इसके अलावा आप देखिए सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारे कई ऐसे विभाग की बिल्डिंग है, लगभग 5 ऐसे स्पोक्स हैं जहाँ पर 5 ऐसी हमारी बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोगों ने सोलर सिस्टम जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया है। आज वहाँ पर सोलर से एनर्जी जनरेट होकर जो है वहाँ की बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पानी की व्यवस्थाओं को लेकर भी हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के पैसे से जो है वहाँ से बहुत बड़ा लाभ लिया। आज पानी की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग जो है हम लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो लेकर आए हैं, उस पर हमारा काम शुरू हो रहा है और जल्दी ही उसका रिजल्ट जो हम लोगों को दिखने शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी वर्ष 2023 में कोशिश है कि 24/7 पानी देने के लिए यहाँ पर
कामयाब हो सके। इस दिशा में काम करने की हमारी कोशिश है। तो आज पहल की है, आने वाले में इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएंगे। इसके साथ में अभी सबसे जो लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है, इसमें पूरे धर्मशाला के बीच में हम लोगों ने लाइट्स जो है वो लगा कर देनी है। लाइट की दिशा में हमारे अभी आप देखेंगे अलग अलग जगह पे हम लोगों ने पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके रखे थे। उन पॉइंट्स पे अब हमारे छोटे पैरापिट्स जो है वो बनना शुरू हो गया। उसके ऊपर हम लोग जो है उसके पोल्स और उसकी लाइट का इंस्टॉलेशन का काम शुरू करेंगे। और 17 के 17 वार्ड में हर एक गली को हम लोगों ने टच करने की उसमें कोशिश की है। तो अभी इसी महीने हमारी कोशिश है कि अपनी 15 इलेक्ट्रिक बसेस स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए हम लोग लेकर आएंगे, जिसके लिए टेंडर अवार्ड हो चुका था, काम उसके कागजी पूरे हो चुके हैं और बस इंतज़ार है कि हम लोग बसेस यहाँ पर धर्मशाला में आएंगी। उसके लिए जो कंसल्टेंट और सारी टीम एक्सपर्ट की अपॉइंटेड थी, उन्होंने उसको प्रॉपर जाके चेक कर लिया। उसमें पूरा उन्होंने अपनी तरफ से वेरीफाई किया कि ये ठीक है, ये व्यवस्था जो है यहाँ पर इस तरह की बस होनी चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और इसके साथ साथ में पार्किंग को लेकर भी काम करना शुरू किया। 302 गाड़ियों की पार्किंग। तो कितना टाइम इसमें लग जाएगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट देखिए, अभी हमारी कोशिश ये है कि अभी हम लोगों को एक्सटेंशन दी गई है इस काम में कि आप इसको कंप्लीट करिए, पर अधिकांश काम इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो बड़े प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं, आप लोग देखिए कि हमारे बस स्टॉप जो है धर्मशाला के बीच में बने हैं। 28 बस स्टॉप हम लोग बनाए हैं। इसके साथ में अब ये भी निर्णय मैंने लिया था कि हर एक बस स्टॉप में हम लोग एक टॉयलेट जो है वहाँ पर इंस्टॉल करके दें। तो इस दिशा में पब्लिक टॉयलेट वहाँ पर मिलेंगे ताकि लोगों को एक फैसिलिटी जो है शौचालय की हर एक बस स्टॉप में मिल सके। इसके साथ में एक स्पोर्ट्स की दिशा में भी काम करना शुरू किया है। मैं अभी आपसे बात जरूर साझा करना चाहूँगा। हमारी कोशिश है कि जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के बीच में था, वैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास अपना फुटबॉल ग्राउंड हो। इस दिशा में भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और उसको लगभग अगले 8-9 महीने के अंदर हमने कंप्लीट करके देना है। कुछ मुद्दे हैं जिनको जल्दी जल्दी हम टच करेंगे। सब दो चीज़ें जो स्मार्ट सिटी में मुझे ऐसे लगती है कि हम लोग सिविल लाइंस में, तो ये एक तरह से पॉश एरिया है। अगर इसको देखा जाए तो दो चीज़ें जो है जो प्रॉब्लम करती हैं, पावर कट एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा पावर कट होता है, पर पावर कट होता है। थोड़ी देर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो एकदम से बाई चांस सेव नहीं किया तो वो प्रॉब्लम आती है उसमें। दूसरा स्ट्रीट लाइट का, तो ये दो चीज़ें जो यहाँ पे आसपास दिखती हैं, तो ये तो बेसिक चीज़ें शायद, इनको तो बड़ी इजीली किया जा सकता है इजीली। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो आपने पावर कट की बात करी और स्ट्रीट लाइट्स की बात करी, स्ट्रीट लाइट्स का विषय मैंने आपको बताया कि हमने हर एक गली को टच किया है और हर गली, हर सड़क के किनारे पे जो है वो लाइट लगेगी। उसका काम बहुत तेज़ी से हमारे धर्मशाला में चल रहा है और हमारी ये भी पूरी कोशिश है कि इसी महीने के अंत तक जो है हम लोग एक इसका डेमोस्ट्रेशन जो है धर्मशाला के बीच में लॉन्च करने वाले हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये स्मार्ट लाइट्स जो है हमारी चलेंगी। और जो पावर कट की बात कर रहे हैं, जब कोई मेंटेनेंस या कोई सारी चीज़ को लेकर हम लोग काम करते हैं तो उस समय हम लोगों को कट करने की बिजली की आवश्यकता पड़ती है बिजली विभाग के माध्यम से। और अभी एक और इस दिशा में काम हमने शुरू किया है। आने वाले बहुत छोटे से समय में हम धर्मशाला की जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इन सभी को डक्ट के माध्यम से हम लोग अंडरग्राउंड करने वाले हैं। उसके लिए भी टेंडर जो है वो बिजली विभाग के माध्यम से लगा दिया गया। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से हम लोग इस काम को पूरा करने वाले हैं। और इसके साथ में मैंने अभी हाल ही में प्रदेश सरकार से मांग की है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि एक RDSS की स्कीम के माध्यम से हम लोगों को धर्मशाला के लिए नए 3 सब स्टेशन जो है वो प्रपोज्ड हैं और एक सब स्टेशन जो है हमारा ग्रामीण एरिया के लिए हम लोगों को सैंक्शन हो चुका है। लगभग 7.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन के तैयार होगा। तो बिजली की दिशा में भी काम करना शुरू किया है और 132 kV का एक सब स्टेशन जो है, जो कि बड़ा है, लगभग 70-80 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर तैयार होगा। उस दिशा में मैंने एक प्रपोजल जो है वो यहाँ से मांगी थी, वो प्रपोजल भिजवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह भी किया कि उस पर काम किया जाए और एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है, उसके माध्यम से हम लोग उसमें पैसा अगर उपलब्ध करवाएं तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है और उससे लगभग मुझे लगता है कि धर्मशाला ही नहीं, आसपास के कई और भी क्षेत्र हैं, उनको भी सीधा सीधा उससे लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और मुद्दे हैं जिन पे हम जल्दी से
बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा इससे। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला वो काफ़ी लंबा चला था, तो उसमें कहाँ तक थोड़ा सा आप दो लाइन में अगर बता पाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? मैं बधाई देना चाहता हूँ धर्मशाला की देखते हुए जनता को कि इन सभी के आशीर्वाद से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जो टेंडर फ्लोट हुआ था वो टेंडर अवार्ड हो चुका है और अब सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं। अब हम लोग बिल्कुल कोशिश है कि जैसे ही बरसात का थोड़ा सा ये सब कम होता है, बरसात कम होती है, तो हम लोग इसका भूमि पूजन करके जो विधिवत कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। सारी फॉर्मेलिटीज पहले भी इसके लिए बोला गया था कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी महीने से मैंने इसमें काम बहुत तेजी से किया, दिन रात मैंने इसमें मेहनत की है, प्रशासन का पूरा सहयोग उसमें मिला है। सारी फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने जीरो से शुरू की थी और जीरो से शुरू करने के बाद उसको कंप्लीट किया। 12 साल का कलंक था और मात्र मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने 1 महीना 1.5 महीना एक्सरसाइज करके उसको कंप्लीट करके जो है वो केंद्रीय सरकार के प्रशासन को और साथ में केंद्रीय विश्वविद्यालय को हमने सौंप दिया था और फॉर्मेलिटीज उनके अधीन थी। अगर जो अगली फॉर्मेलिटी चाहे टेंडर था और टेंडर की प्रक्रिया थी वो उन्होंने कंप्लीट करवाई है। कल ही उसका अवार्ड जो है उस चीज़ का हो चुका है और अब हम लोगों को जिस भी कंपनी को काम मिला होगा हम चाहेंगे कि वह तेजी से काम जो है कंस्ट्रक्शन का यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स अधर में नहीं है, उनको कुछ स्टूडेंट्स जैसे शाहपुर में पहले यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिर देहरा की बात ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मना नहीं करूँगा, पर मुझसे पहले जो नेता यहाँ पर रहे हैं उनका भी एक दायित्व बनता था कि इस शिक्षा के मंदिर के लिए कोई कोशिश करते, कोई प्रयत्न करते, परंतु उन्होंने नहीं किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये मुद्दा है डंपिंग साइट का, सुधेड़ की डंपिंग साइट और उसको ठीक करने की बहुत बार ऐसे आश्वासन दिए गए कि भी ठीक होगा, किया जाएगा, परंतु वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है? उसमें क्या चैलेंजेस क्या हैं? देखिए वो बहुत पुरानी व्यवस्था चलती आई, अब उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग प्रयत्न तेजी से कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके बैक साइड पे हम लोगों ने एक बायो बेस्ड एनर्जी प्लांट वहाँ पर उसका काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपये की लागत से जितना भी वेट वेस्ट है हमारे हाउस होल्ड का हम लोग वहाँ पर उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर बिजली तैयार करके उसी यूनिट के लिए प्रयोग की जाएगी। इसके साथ में अब हम लोगों ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दी है, जिसको हम सेग्रीगेट करके जो है उसका निष्पादन करना जो शुरू करेंगे। व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगेगा, मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, परंतु परमानेंट सॉल्यूशन होगा। उस डंपिंग साइट का समाधान हम लोग निश्चित तौर पर लगाएंगे। ये जरूर कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में आप उस पर और जो है गार्बेज वहाँ पर ना फेंकें। तो कुछ ऐसा टाइमलाइन है कब तक की है, क्योंकि काफी लंबे समय से चल रहा है और लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं उस पर। मैं बिल्कुल आपसे एक बात ये साझा करना चाहता हूँ। आज आप देखिए कि हमारा यहाँ पर एक टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसके साथ में हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, सभी जगह का जो है आज गार्बेज कलेक्ट हो रहा है और ये गार्बेज हम लोगों को डिस्पोज करना एक अपने आप में बहुत लंबे समय से एक चैलेंज होता जा रहा था। अब इसको सेग्रीगेट करके जब से हमने कलेक्ट करना शुरू किया है तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम लोग श्रेड करके कहीं ना कहीं उसको डिकम्पोज कर देंगे और जो हमारा वेट वेस्ट है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 3-4-5 महीने के अंदर हमारी जो वो मशीन इंस्टॉल हो जाएगी और जितना भी रसोई का वेस्ट होता है वो सारा वहाँ पर डिकम्पोज होगा। एक आवारा पशुओं का एक मुद्दा है जो कि काफी ज्यादा वो भी चर्चा में रहता है, हालांकि बार बार ये सवाल तो उठते हैं, फिर उसके बाद वो बोला जाता है कि ठीक कर दिया जाएगा, स्मार्ट सिटी है, उसके बाद भी मतलब दुर्घटनाएं हो जाती हैं आवारा पशुओं के कारण। तो ये उसको कैसे मतलब कब सॉल्व हो सकता है और क्या उसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट उसके लिए है? ये विषय दुखद है, पीड़ादायक है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने समय समय पर अभियान चलाया धर्मशाला के बीच में और हम देखते हैं कि हर महीने हम लोग अगर 10 पशु उठा के लेकर जाएंगे तो 10 और आ जाएंगे, फिर उनको उठाएंगे उसके बाद 15 और आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बाहर से कुछ लोग जो है यहाँ पर आके छोड़ दिए जाते हैं। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे धर्मशाला शहर को अब मैंने डिसीजन ये लिया था प्रशासन के साथ बैठक करके कि हम धर्मशाला के हर एक कोने पे, हर एक सड़क पे जो है कैमरा जो वहाँ पर लगाने वाले हैं, वो कैमरा के माध्यम से हम लोग बिल्कुल नज़र रखेंगे। जब भी कोई भविष्य में व्यक्ति हम लोगों को वहाँ पर मिलता है ऐसी घटना, ऐसा काम करते हुए जहाँ पर पशुओं छोड़ के जाता है, तो निश्चित तौर पे उस पर कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर आप देखिए कि जितने भी पशु को हम उठा के लेके जा रहे हैं, आज गौ सेंचुरीज हमारी सरकार बनाकर दे रही है और
गायों की सेवा के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी करके दी है। पर कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए मतलब योगदान उनको भी देना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कई गाय ऐसी, कई पशु ऐसे, उनके कान भी काट दिए जा रहे हैं। जब से उनकी जियो टैगिंग जो है वो वहाँ पर हुई थी, उसके बावजूद उनके कान काट के ताकि उनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, क्योंकि उसकी व्यवस्था खड़ी करके दी थी कि अगर किसी व्यक्ति का पशु जो है, जो उन्होंने पालतू रखा था, उसको द्वारा छोड़ दिया, अगर बाहर खुले में मिलेगा तो उस पर जो फाइन जो है हम लोग इम्पोज करेंगे, फाइन डालेंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब इस दिशा में जो है वो मतलब सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से सहयोग होगा तो मुझे लगता है अच्छे से व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, मतलब ये भी एक मुद्दा ही है, डल लेक का मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आंसर उसका अगर आप दे पाते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा और चुनावी चर्चा करेंगे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। डल लेक का कोई परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि वो जो विस्तार है उसका, ये डल लेक ऐसा था कि उसके नेचुरल सोर्सेज जो थे उसको आज से कुछ वर्ष पूर्व जो है छेड़ा गया था, और उसके बाद उस नेचुरल जो सीपेज उसकी उसके बाद होना शुरू हो गई थी। उसके बाद उस चीज़ में कई दिशा में काम करना, फेज मैनर में काम करना शुरू किया था, परंतु उस सीपेज को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। अभी हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स की टीम जो है वहाँ पर हम लोगों ने बुलाई थी, और वहाँ से अब क्या है, एक डीपीआर, डिटेल डीपीआर जो है हम लोगों ने तैयार करके भेजी है केंद्र सरकार को। अमृत 2 प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने उसमें पैसे की मांग की है, और उसमें जैसे ही पैसा आता है तो उसको उसके नेचुरल सोर्सेज को प्रिजर्व करने की हम लोग बिल्कुल उन्हीं एक्सपर्ट के माध्यम से जो है कोशिश करेंगे। इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी जो टूरिस्ट आते थे, स्पेशली जो डल लेक के लिए स्पेशली आते थे, अब वो आना बंद हो गई। एक तरह से रेवेन्यू में भी मतलब एक तरह से घाटा ही हो रहा है। तो इसको बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ करना, इतना प्रशासन है, सरकार है, सारी चीज़ें, क्यों नहीं जल्दी हो पा रहा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बिल्कुल हम गंभीर हैं, और हम ये चाहेंगे कि उसको नेचुरली ही बचाया जाए। अदरवाइज कईयों ने कई बार सजेशन दिए कि उसको नीचे से पक्का किया जा सकता है, पर वो नेचुरल लेक नहीं बचेगी। हम भी ये चाहते हैं कि उसकी वास्तविकता जो है वो वहाँ पर बची रहे, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए धरोहर है, इनको नेचुरली बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोगों ने उस पर डिटेल्ड सर्वेज वहाँ से कराए हैं, और अलग अलग संस्थानों से एक्सपर्ट्स जो थे इसके, जिन्होंने डॉक्टरेट्स किए नेचुरल साइंसेज में और अदर चीज़ों में, उन लोगों ने आकर इसमें हम लोगों को अच्छे से वो सारी चीज़ एग्जामिन करवाई थी। उसके बाद ही ये सारी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार से उसको स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 130-32 करोड़ रुपए के आसपास जो है इसका एस्टिमेशन जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन का भी, और इसकी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी, इस सारी चीज़ों का जो है अमृत 2 प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेज दिया गया। ठीक है, अगला जो सवाल है वो चुनावों को लेकर है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं राकेश चौधरी यहाँ पे पिछले चुनावों में, और आपने उनको हराया था, क्योंकि टक्कर उन्होंने दी थी और इंडिपेंडेंट लड़े थे, पर अब आपको बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या स्ट्रेटेजी के साथ हुए हैं, क्या डिस्कशन वहाँ पर हुई है, और ऐसा तो नहीं कि आपका रास्ता रोका जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार में निर्णय जो वो सामूहिकता के साथ होते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, और कोई परिवार में आना चाहता है उसका स्वागत है, वो भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। टिकट पार्टी का हाईकमान पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और स्वाभाविक है कि हम लोग चुनावी बेला में हैं, और राजनीतिक संगठन जो चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी के नियम हैं, अपनी विचारधारा है, पार्टी ने अपने नियम के तहत ये सारी चीज़ें तय करती है, और चुनाव किसने लड़ना है ये पार्टी का हाईकमान ही तय करता है। आपको बहुत कम समय मिला है, 2019 से लेकर अभी 3 साल लगभग समय मिला है, और आप दिखे हैं, ऐसा नहीं दिखे हैं, परंतु ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा चेहरा जो कि दूसरी पार्टी का भी एक अच्छा चेहरा था, आम आदमी पार्टी में गए थे वो, उसके बाद बुलाने की ज़रूरत पड़ गई, या फिर उनको शामिल करने की अभी ज़रूरत पड़ेगी चुनावों से कुछ टाइम पहले, तो कुछ तो डिस्कशन हुई होगी, कोई तो उन्होंने भी अपनी शर्त रखी होगी। आपको पता होगी कि आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार, आप बता सकते हो, और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट भी हुई है,
वहाँ पर भी रिवाज बदला था, और अब हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी फिर से बनेगी, यहाँ पर भी रिवाज बदलेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जो आए हैं उनका स्वागत है। एक और यहाँ पे है भागशुनाथ से, ठीक है। ठीक है, एंड करते हैं। बहुत बहुत क्या यार नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये चुनावी चर्चा जो है वो लगातार चलती रहेगी। आज हमारे साथ विशाल नहरिया, जो कि एक डायनामिक और स्मार्ट विधायक है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने अपनी सारी बात रखी, और कोशिश हम करेंगे कि और भी नेता अगर आते हैं, धर्मशाला के हैं या कहीं और के हैं, तो उनसे भी हम सारी बातें जो है वो चुनावों को लेकर चर्चा जो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।